ऑनलाइन स्टडी के इस क्रम में आपका स्वागत है। मैं एनपी शतरंज व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा। आज का टॉपिक है कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान से है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर से ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि, यह चैप्टर कक्षा 11वीं के भूगोल में भी है और साइंस का भी चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य होती है पृथ्वी की जलना या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। यदि इन शब्दों को डिफाइन करके देखें तो ग्लोब से होती है हमारी पृथ्वी, वार्मिंग माने होती है जलना, पृथ्वी का जलना। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि का मतलब होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। दरअसल पृथ्वी सतह का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु इस औसत तापमान में अनियमित बढ़ोतरी हो जाना ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान वृद्धि कहलाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में आने की वजह से होता है। इसे सामान्यतः शब्दों में हम यदि कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। इसे समझने के लिए कुछ निश्चित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य, ग्लोबल वार्मिंग का कारण, ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग उत्पादक देश और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय तथा पर्यावरण के रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले प्रयास, इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के से तात्पर्य। आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बारिशों के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता। उसे यह शब्द टेक्निकल लगता है, इसलिए वह इसकी तह तक नहीं जाता, लिहाजा इसे वैज्ञानिक भाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक विश्व स्तरीय समस्या है। पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर बढ़ोतरी होने से पृथ्वी निरंतर गर्म होती जा रही है और वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा, बाढ़ जैसी जो घटनाएं बढ़ेगी, मौसम का मिजाज बढ़ जाएगा और विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां पृथ्वी पर दिखाई देने लगेगी। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, किस कारण से यह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियों से है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होना। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प आदि प्रकार के जो गैसेज जो शामिल है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का जो काम करते हैं। कुछ प्राकृतिक जो कारणें भी होती है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप आदि से निकलने वाली जो लावा, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने की कारण होती है। तो इसे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया। तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रोसेस के रूप में काम करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव यह एक प्राकृतिक जो प्रक्रिया है जो पृथ्वी के सतह को गर्म रखती है। जब सूर्य से प्रकाश की जो किरणें पृथ्वी
के वायुमंडल से होते हुए सतह तक पहुंचती है। इससे कुछ किरणें वापस अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो जाती है एवं बाकी भाग वायुमंडल एवं अन्य संसाधनों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी तल में गर्म बनी रहती है और शायद इसी कारण पृथ्वी में जीवन संभव भी है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से यदि नहीं होती तो पृथ्वी में बहुत अधिक जो ठंड रहता और ठंडी में जीवों का रहना संभव नहीं होता। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी तल गर्म रहती है, जिसके कारण पृथ्वी में जीवन संभव है। ग्रीन हाउस प्रभाव के फायदे के साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव का नुकसान भी है, क्योंकि लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से पृथ्वी का तापमान तीव्र मात्रा में बढ़ने से विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी का व्यवहार बदल रही है। ग्रीन हाउस के बढ़ने से या ग्रीन हाउस बढ़ने के प्रमुख जैसे कुछ कारण होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना, वनों की निरंतर कटाई, बढ़ता प्रदूषण, उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग, औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले अवशिष्ट इत्यादि के कारण ग्रीन हाउस बढ़ती है। और ग्रीन हाउस के नियमित बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो समस्या उत्पन्न होगा। इस जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से दो प्रकार के जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है। सबसे पहले कुछ परिस्थितियां होती है जैसे कि पृथ्वी पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, तो पृथ्वी में तापमान में वृद्धि होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा, समुद्र तल में वृद्धि होगी और जैव विविधता का ह्रास होगा। आज प्रकृति में देखने से ये दिखाई देता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु आज संकटग्रस्त की स्थिति में हैं, बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये सब हमारे पृथ्वी के जो विपरीत व्यवहार के कारण है, और ये व्यवहार विपरीत परिस्थितियां तभी उत्पन्न हो रही है जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इस तरह पृथ्वी पर कुछ प्रभाव दिखाई देती है, कुछ प्रभाव मानव पर सीधे दिखाई देता है, जैसे अनेक प्रकार की जो रोग उत्पन्न होना, लोगों में भूखमरी आ जाना, क्योंकि जब जलवायु चेंज होगा, परिवर्तन होगा, कृषि कार्य नहीं हो पाएगी, लोग बेरोजगार होंगे, कृषि से उत्पादन नहीं हो पाएगा और लोग भूखमरी के शिकार होंगे। अगली जो समस्या उत्पन्न होती है, आवास की समस्या। जब समुद्र तल में वृद्धि होगी तो जरूरी है कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु भी प्रभावित होंगे, साथ ही साथ हमारे भूखंड के कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र भी उनसे प्रभावित होगा और लोगों के आवास के लिए दिक्कतें होगी। कृषि कार्य भी बाधित होता है, बेमौसम बारिश हो जाने से कृषि कार्य भी प्रभावित होगा, साथ ही साथ बाढ़ एवं सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। अगला बिंदु देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग उत्पादक जो देश विश्व में ऐसे कौन कौन सी जो देश है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है चीन का। चीन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए 30% जिम्मेदार है। संयुक्त राज्य अमेरिका 15%, भारत 7%, यूरोपीय संघ 9%। परंतु यदि संख्या के हिसाब से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में चीन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कम है और यहाँ पर 15% ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में हो रही है। तो इस हिसाब से देखें, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो
संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला बिंदु है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने के लिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन को रोकना होगा। ऐसे सिस्टमों का, ऐसे तंत्रों का उपयोग करना होगा जिसमें कम से कम CFC गैसेस रिमूव हो। इसी तरह हमारे पर्यावरण के रक्षा हेतु वैश्विक स्तर में भी अनेक प्रकार की प्रयास की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की जो मुद्दा है या पर्यावरण संरक्षण के संबंध में 20वीं सदी के 7वें दशक से ही विश्व सरोकारों में शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण के संरक्षण हेतु अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं, जैसे स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972, दूसरा नैरोबी घोषणा 1982, रियो सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1977, मॉन्ट्रियल समझौता 2007, बाली कार्यवाही 2007, कोपेनहेगन डबरन सम्मेलन 2009, पेरिस सम्मेलन 2015। इन सम्मेलनों बैठकों में इस पर्यावरण की जो मुद्दा है उस मुद्दा पर अनेक प्रकार के चर्चा, परिचर्चा और अनेक प्रकार के प्रावधानों का भी निर्धारण इन सम्मेलनों में की गई है। धन्यवाद।